तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 के मॉडल पेपर 3 में। आज हम मॉडल पेपर तीसरा करने वाले हैं और आपके अंत में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो बताना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न कि अपने संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण का अर्थ बताना है आपको। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, केवल भाषण देना, आदेश देना या फिर मौन रहना। संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण का अर्थ क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, केवल भाषण देना, आदेश देना या फिर मौन रहना। ये संप्रेषण का आपको अर्थ बताना है। तो संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं का क्या करना, आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक कुशल शिक्षक के लिए प्रभावी संप्रेषण क्यों आवश्यक है। एक कुशल शिक्षक के लिए, एक जो कुशल शिक्षक होता है उसके लिए प्रभावी संप्रेषण क्यों आवश्यक है। अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को विषय वस्तु समझाने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए या स्वयं की जो विद्वता है उसको दिखाने के लिए। यानी जो एक कुशल शिक्षक होता है उसके लिए प्रभावी संप्रेषण क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। तो एक कुशल संप्रेषण, एक जो कुशल शिक्षक होता है उसके लिए जो प्रभावी संप्रेषण क्यों आवश्यक होता है, छात्रों को विषय वस्तु क्या करने हैं समझाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा में संप्रेषण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी जो कक्षा है उसमें जो संप्रेषण होता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक मार्गी, दूसरा है द्विमार्गी या फिर जटिल होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। कक्षा में संप्रेषण का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। एक मार्गी होना चाहिए, द्विमार्गी होना चाहिए, जटिल होना चाहिए या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए द्विमार्गी। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का अर्थ क्या है। यानी जो संप्रेषण होता है उस संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है उसका क्या अर्थ होता है। संदेश को रोकना, प्रेषक को संदेश की पावती देना, शोर मचाना, संदेश को अनदेखा करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या अर्थ होता है। तो संप्रेषण की जो क्रिया होती है उसमें प्रतिपुष्टि होती फीडबैक होता है, उसका क्या अर्थ होता है, प्रेषक को संदेश की क्या देना, पावती देना। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। संकेतों का, शब्दों और भाषाओं का, यानी शब्दों और भाषा का, चेहरे के हाव भाव का या फिर स्पर्श का। शाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। संकेत का प्रयोग किया जाता है, शब्दों और भाषा का प्रयोग किया जाता है, चेहरे के हाव भाव का किया जाता है, स्पर्श का किया जाता है। ये आपको बताना है। तो शाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग होता है, शब्दों और भाषा का प्रयोग है वो यहाँ पर होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या शामिल है। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या शामिल है। पत्र लेखन, भाषण, शारीरिक भाषा या फिर ईमेल। अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल है, क्या शामिल है अशाब्दिक संप्रेषण में वो आपको बताना है। तो अब जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसमें वो शामिल क्या होता है, भाषण शामिल होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है। जो संप्रेषण होता है उस संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है। भाषा की स्पष्टता, शोर, उचित माध्यम या फिर प्रतिपुष्टि। संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, क्या है संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। संप्रेषण में जो सबसे बड़ी बाधा आपकी होती है वो क्या होती है, वो आपको बताना है ना। संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर आप कीजिए। तो संप्रेषण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या हो जाएगा, आपका शोर है वो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। कैसा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। यानी जो कक्षा है उस कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो कैसा होना चाहिए कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए, तो विषय केंद्रित होना चाहिए, है ना। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? संदेश प्राप्त कर रहा है, वो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है, माध्यम कहलाता है, कूट लेखक कहलाता है। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। तो जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? प्राप्तकर्ता कहलाएगा। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संप्रेषण है? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संप्रेषण है? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संप्रेषण आपका माना जाएगा? मौखिक, लिखित, सांकेतिक या फिर यांत्रिक? आंखों से इशारा करना संप्रेषण है वो सांकेतिक संप्रेषण कहलाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन है उसको है वो आपको थोड़ा है वो क्लियर करना चाहूँगा कि आपका जो ये प्रश्न था ना कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण कैसा होना चाहिए, तो ये वैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु ना होकर कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद में एक और प्रश्न था आपका जिसमें बताया गया था कि संप्रेषण में सबसे बड़ी जो बाधा कौन सी? ये तो शोर है ही। उसके बाद में हाँ, अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल क्या है? इसमें है वो आपकी शारीरिक भाषा है। कौन सी भाषा है? शारीरिक भाषा है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि संप्रेषण कौशल में जो सुनना है वो क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, समय की बर्बादी है या फिर केवल ध्वनि ग्रहण करना है? संप्रेषण कौशल में सुनना क्या है? सुनना कैसी है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, समय की बर्बादी है, केवल ध्वनि ग्रहण करना है? तो संप्रेषण कौशल में सुनना कैसी प्रक्रिया है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी है? सक्रिय प्रक्रिया है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यदि छात्र कक्षा में प्रश्न नहीं पूछते तो इसका क्या अर्थ है? यदि छात्र कक्षा में प्रश्न नहीं पूछते हैं तो इसका अर्थ है कि संप्रेषण प्रभावी है, संप्रेषण में बाधा है, या छात्र डर रहे हैं, यहाँ पर छात्र सब कुछ जानते हैं, यहाँ पर शिक्षक बहुत विद्वान हैं। यदि छात्र कक्षा में प्रश्न नहीं पूछते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि छात्र क्या है? इसमें संप्रेषण में क्या है? बाधा है, और छात्र क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि लिखित संप्रेषण का लाभ क्या है? यानी जो लिखित संप्रेषण है उसका क्या लाभ है? यह तात्कालिक होता है, यह भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड रहता है, या फिर इसमें हाव भाव दिखते हैं, या फिर इसमें प्रतिपुष्टि है वो तुरंत मिलती है? लिखित संप्रेषण का लाभ क्या है? लिखित संप्रेषण है उसमें क्या है लाभ है उसके बारे में आपको बताना है। लिखित संप्रेषण का लाभ क्या है? तो ये क्या है? ये भविष्य के संदर्भ के लिए क्या है? रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कक्षा में शोर होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, थोड़ी देर चुप हो जाना चाहिए, कक्षा से बाहर चले जाना चाहिए, छात्रों को दंड देना चाहिए? कक्षा में अगर शोर हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, थोड़ी देर चुप हो जाना चाहिए, कक्षा से बाहर चले जाना चाहिए, या फिर छात्रों को दंड देना चाहिए? तो थोड़ी देर के लिए क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? संप्रेषण की क्रिया का सही क्रम आपको बताना है। हाँ, पहला है प्रेषक, फिर माध्यम, फिर संदेश, फिर प्राप्तकर्ता, या फिर पहले प्रेषक फिर संदेश फिर माध्यम फिर प्राप्तकर्ता आएगा, फिर पहले या फिर संदेश फिर प्रेषक फिर प्राप्तकर्ता, या फिर माध्यम आएगा, या फिर प्राप्तकर्ता संदेश मध्यम या फिर प्रेषक आएगा? तो संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? पहले होगा प्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, और फिर क्या आ जाएगा? प्राप्तकर्ता आएगा। यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अंतवैयक्तिक संप्रेषण होता है। अंतवैयक्तिक संप्रेषण होता है स्वयं से बात करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, केवल मशीन के माध्यम से, फिर बिना भाषा के। अंतवैयक्तिक संप्रेषण कैसा होता है उसके बारे में आपको बताना है। अंतवैयक्तिक जो संप्रेषण होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के क्या होता है? बीच में होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को छात्रों को खाली जगह ज्ञान होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को छात्रों के खाली जगह का ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक स्तर का, मानसिक स्तर का, सामाजिक स्तर का, या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि का?
प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को छात्रों के किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ये आपको बताना है। उनके मानसिक स्तर का होना जरूरी है, क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। दृश्य श्रव्य सामग्री संप्रेषण को क्या बनाती है? बोझिल, रोचक और प्रभावी, कठिन या फिर समय खपाने वाली। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री और संप्रेषण को कैसी बनाती है? वो बनाती है रोचक और प्रभावी बनाती है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि संप्रेषण में डीकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण में डीकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेश भेजना, संदेश का अर्थ समझना, संदेश को गुप्त रखना या फिर संदेश लिखना। संप्रेषण में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेश भेजना, संदेश का अर्थ समझना, संदेश को गुप्त रखना या फिर संदेश लिखना। तो संदेश में जो डिकोडिंग है उसका अर्थ होता है वो क्या होता है? संदेश का अर्थ है वो समझना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सकारात्मक शारीरिक भाषा का लक्षण क्या है? सकारात्मक शारीरिक भाषा का लक्षण क्या है? नजरें चुराना, मुस्कुराकर स्वागत करना, हाथ बांधकर बैठना या फिर घड़ी बार बार देखना। सकारात्मक शारीरिक भाषा का जो लक्षण है वो क्या होता है? तो मुस्कुराकर क्या करना? स्वागत करना। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। औपचारिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है इनमें से जो औपचारिक संप्रेषण है उसका उदाहरण है दोस्तों से गपशप, कार्यालय जो आदेश होते हैं वो, परिवार में चर्चा या फिर खेल के मैदान में बातचीत। औपचारिक संप्रेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो औपचारिक संप्रेषण का उदाहरण है वो है आपका कार्यालय आदेश। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अनौपचारिक संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण है उसको क्या कहा जाता है? अंगूरी लता, ठीक है, अंगूरी लता, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर समतुल्य, है ना। अनौपचारिक संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अंगूरी लता, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर समतुल्य। इनमें से क्या कहा जाता है अनौपचारिक संप्रेषण को? तो अनौपचारिक संप्रेषण को कहा जाता है वो कहा जाता है अंगूरी लता, है ना, अंगूरी लता, है ना आपका। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, एक शिक्षक के लिए संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक जो शिक्षक होता है उस शिक्षक के लिए संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या गुण है? कठिन शब्दों का प्रयोग, विषय की स्पष्टता और प्रवाह, जोर से चिल्लाना, चुपचाप खड़े रहना। एक शिक्षक के लिए संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो महत्वपूर्ण गुण है विषय की स्पष्टता और प्रवाह। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है प्रेषक की सुंदरता पर, प्राप्तकर्ता की समझ और अर्थ ग्रहण पर या फिर केवल माध्यम की गति पर या फिर संदेश की लंबाई पर। संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करेगी? संप्रेषण की सफलता वो करेगी प्राप्तकर्ता की समझ और अर्थ ग्रहण पर, है ना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 25वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि किनेसिक्स का संबंध किससे है? यानी जो किनेसिक्स है उसका संबंध किससे है? लिखित भाषा से है, शारीरिक गति और हाव भाव से है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है या फिर ध्वनि की तीव्रता से है। किनेसिक्स का संबंध किससे है? तो किनेसिक्स का संबंध है वो शारीरिक गति और हाव भाव से है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा शिक्षण में ब्लैक बोर्ड संप्रेषण का कैसा माध्यम है? कक्षा शिक्षण में ब्लैक बोर्ड होता है वो संप्रेषण का कैसा माध्यम होता है? श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है या फिर केवल यांत्रिक है? कक्षा शिक्षण में ब्लैक बोर्ड संप्रेषण का कैसा माध्यम होता है? तो कैसा होता है वो आपको बताना है। तो ब्लैक बोर्ड है वो दृश्य माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? दृश्य माध्यम होता है। सही है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। संप्रेषण में इम्पैथी यानी समानुभूति का क्या महत्व है? दूसरों के नज़रिए को समझना, दूसरों का मजाक उड़ाना, केवल अपनी बात कहना या फिर चुप रहना। संप्रेषण में इम्पैथी यानी समानुभूति का क्या महत्व है? समानुभूति का क्या महत्व है? तो वो क्या महत्व है इसका? तो दूसरों के नज़रिए को क्या करना? समझना। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संदेश की स्पष्टता के लिए आवश्यक क्या है? संदेश की स्पष्टता के लिए आवश्यक क्या है? व्याकरण संबंधी शुद्धता, सरल भाषा, उचित उदाहरण या फिर उपयुक्त सभी। संदेश की स्पष्टता के लिए क्या आवश्यक है? तो संदेश की स्पष्टता के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? वो है आपका व्याकरण संबंधी शुद्धता, बिल्कुल सही बात है। सरल भाषा, ये भी बात सही है। उचित उदाहरण, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अधोगामी संप्रेषण का प्रवाह होता है। अधोगामी संप्रेषण का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन है
अधीनस्थ से अधिकारियों की ओर, उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच एवं जनता से सरकार की ओर अधोगामी संप्रेषण का प्रवाह होता है। अधोगामी संप्रेषण का प्रवाह होता है, कैसा होता है? वो है आपका उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों की ओर, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है? आदेश देना, सुझाव या शिकायत करना, नियम बनाना या फिर भाषण देना। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का उदाहरण क्या है? तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का उदाहरण है वो सुझाव और शिकायत करना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है। संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है तकनीकी खराबी से, अलग अलग पृष्ठभूमि और मान्यताओं से, कम रोशनी से या फिर तेज आवाज से। संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधाएं कैसे उत्पन्न होती है वो आपको बताना है। तो संप्रेषण में जो सांस्कृतिक बाधाएं जो उत्पन्न होती है वो होती है अलग अलग पृष्ठभूमि और मान्यताओं से, है ना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जन संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम वर्तमान में है। जन संप्रेषण का सबसे प्रभावी जो माध्यम है वो वर्तमान में क्या है? समाचार पत्र है, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, रेडियो है या फिर पोस्टर है। तो जन संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम वर्तमान में कौन सा है? तो वो है आपका सोशल मीडिया और इंटरनेट, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को डराना, शिक्षण अधिगम में सुधार करना, परीक्षा लेना या फिर ग्रेड देना। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? फीडबैक का, ठीक है। तो जो फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो है शिक्षण अधिगम में क्या करना? सुधार करना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा डालने वाला मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा डालने वाला मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? शोर है, पूर्वाग्रह है, खराब नेटवर्क है, भाषा का ज्ञान है। प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा डालने वाला जो मनोवैज्ञानिक कारक है वो क्या है? तो वो कारक क्या कहलाएगा? पूर्वाग्रह कहलाएगा, है ना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समूह संप्रेषण उदाहरण है। समूह संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है? डायरी लिखना, कक्षा में चर्चा, दो दोस्तों के जो बात होती है वो, या फिर टीवी देखना। समूह संप्रेषण का उदाहरण बताइए। यहाँ पर समूह संप्रेषण का कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो कक्षा में जो चर्चा होती है ना, चर्चा, वही समूह संप्रेषण का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण एक खाली जगह प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? स्थिर है, गत्यात्मक है, एकाकी है या अर्थहीन है। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संदेश को संकेतों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संदेश है उसको संकेत में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक या फिर रेस्पॉन्स। इनमें से संदेश को संकेत में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो संदेश होता है उसको संकेत में बदलना, वो इनकोडिंग कहलाता है। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा में शिक्षक की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? यानी जो कक्षा होती है उस कक्षा में शिक्षक की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? डरावनी होनी चाहिए, आत्मविश्वास से भरपूर और सुलभ होनी चाहिए, सुस्त होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा हिलने जुलने वाली। तो कक्षा में शिक्षक की जो बॉडी लैंग्वेज है ना होती है वो आत्मविश्वास से भरपूर और सुलभ होनी चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संप्रेषण में नॉइज का अर्थ केवल शोर नहीं बल्कि खाली जगह है, भी ये भी है। यानी संप्रेषण में नॉइज का अर्थ केवल शोर ही नहीं होता बल्कि संदेश में स्पष्टता का अभाव भी है, तकनीकी त्रुटि भी है, प्राप्तकर्ता का ध्यान है वो तो भटकना या फिर उपयुक्त सभी। संप्रेषण में नॉइज का अर्थ केवल शोर नहीं बल्कि क्या है? संदेश में स्पष्टता का अभाव भी है, तकनीकी त्रुटि भी है, प्राप्तकर्ता का ध्यान भटकना भी है, उपयुक्त सभी है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रभावी संप्रेषण में सुनना कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं, बोलने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत है यहाँ पर केवल शिष्टाचार के लिए। तो प्रभावी संप्रेषण में सुनना है वो कितना महत्वपूर्ण है? वो है बोलने से भी ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि संप्रेषण के क्षैतिज प्रकार में संवाद होता है। यानी संप्रेषण संप्रेषण होता है उसके क्षैतिज
प्रकार में संवाद कैसा होता है? अधिकारी और चपरासी के बीच होता है, समान पद वाले व्यक्तियों के बीच होता है, शिक्षक और प्रधानाचार्य के बीच होता है, या फिर पिता और पुत्र के बीच में होता है। तो संप्रेषण के क्षैतिज प्रकार में संवाद कैसा होता है? समान पद वाले व्यक्तियों के बीच होता है। किसके साथ होता है? समान पद वाले व्यक्तियों के बीच होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रेषण के मार्ग में भाषा किस प्रकार के लिए बाधा हो सकती है? संप्रेषण के मार्ग में भाषा किस प्रकार की बाधा हो सकती है? भौतिक, अर्थ संबंधी, मनोवैज्ञानिक, या फिर संगठनात्मक। संप्रेषण में मार्ग में भाषा किस प्रकार से बाधा हो सकती है वो आपको बताना है। तो भाषा है वो अर्थ संबंधी है, वो बाधा हो सकती है। तो अब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, डिजिटल संप्रेषण का उदाहरण आपको बताना है। कक्षा में भाषण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाथ मिलाना, या फिर पत्र भेजना। डिजिटल संप्रेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो डिजिटल संप्रेषण का क्या है? उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक अच्छा संप्रेषक वह है जो बहुत तेज बोलता है, अपनी बात को श्रोता के स्तर पर समझा सके, केवल अंग्रेजी में बात करे, या फिर बहुत गंभीर रहे। एक अच्छा संप्रेषक वह कौन कहलाएगा और अपनी बात को श्रोता के स्तर पर समझा सके? तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होता है वो संप्रेषण चक्र को क्या करता है? नहीं, प्रतिपुष्टि संप्रेषण चक्र को क्या अधूरा करती है, पूरा करती है, बाधित करती है, धीमा करती है? प्रतिपुष्टि संप्रेषण चक्र को कैसा करती है, कैसा बनाती है? तो उसको क्या करती है? पूरा करती है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रेषण की सफलता के लिए अनिवार्य क्या है? उच्च स्तरीय शब्दावली, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच मानसिक तालमेल, महंगे तकनीकी साधन, या फिर केवल लिखित माध्यम। संप्रेषण की सफलता के लिए अनिवार्य क्या है? तो संप्रेषण की सफलता के लिए अनिवार्य है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में मानसिक तालमेल होना जरूरी है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को बचना चाहिए स्पष्ट उच्चारण से, द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग से, उदाहरण देने से, या पर प्रतिपुष्टि लेने से। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? द्विअर्थी शब्दों से, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग है उससे वो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पृष्ठ पोषण सबसे तीव्र किस में प्राप्त होता है? यानी पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक है वो सबसे तीव्र किस में प्राप्त होता है? पत्र व्यवहार में, आमने सामने के संवाद में, ईमेल में, या फिर समाचार पत्र में। पृष्ठ पोषण सबसे तीव्र किस में प्राप्त होता है? तो पृष्ठ पोषण है वो सबसे तीव्र है वो आमने सामने के संवाद में प्राप्त होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछना संप्रेषण की किस प्रकार प्रक्रिया का हिस्सा है? यानी कक्षा में प्रश्न पूछना संप्रेषण की किस प्रक्रिया का हिस्सा है? माध्यम का है, एनकोडिंग का है, प्रतिपुष्टि एंड फीडबैक का है, या फिर शोर का है? कक्षा में प्रश्न पूछना संप्रेषण की किस प्रक्रिया का हिस्सा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रतिपुष्टि एंड फीडबैक का कहलाएगा। यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक शिक्षक के चेहरे के हावभाव में, सॉरी यहाँ एक शिक्षक के चेहरे के भाव संप्रेषण में क्या भूमिका निभाते हैं? यानी एक शिक्षक होता है उसका जो चेहरे के जो भाव होते हैं ना वो संप्रेषण में क्या भूमिका निभाते हैं? छात्र का ध्यान भटकाते हैं, मौखिक संदेश को मजबूती प्रदान करते हैं, जो अनुशासन है वो बिगाड़ते हैं, या फिर इनका कोई महत्व नहीं है? तो एक शिक्षक के चेहरे के भाव संप्रेषण में क्या भूमिका निभाते हैं? वो है मौखिक संदेश को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात क्या है? गलत लिख दी है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यहाँ क्या लिखा है? नहीं है। तो ये बात सही है, वो नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, या फिर अनियमित दिनचर्या। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? वो है आपकी सहनशीलता, है ना? तो एक नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया, या समायोजन। पर्यावरणीय जो आवश्यकता है उनके अनुरूप व्यवहार करना क्या कहा जाता है? वो कहलाता है आपका समायोजन कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका आप क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है?
अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान, अपने आप को दूसरों को सम्मान देना, है ना, अपने आप को और दूसरों को क्या देना, सम्मान देना, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना, हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। यानी कौन इनमें से कौन सा एक जो भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? समायोजित व्यक्ति का गुण कौन सा नहीं है इनमें से? वो है आपका आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति का होना, है ना। आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियां कहलाता है, अवदान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या फिर लक्ष्यों का विश्लेषण। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है रक्षात्मक युक्तियां, है ना। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बालक जो अधिकांशत विद्यालय देर से आता है और पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन या फिर क्षतिपूर्ति। क्या कहलाएगा इसमें? वो है आपका औचित्य स्थापन, है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है तो वो क्या कहलाता है? जब कोई भी एक विद्यार्थी है वो स्वयं जो उसकी खुद की जो असफलता है उसका दोष असहयोगी कारकों को देता है तो वो क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है, दमन कहलाता है, तादात्मीकरण कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण कहलाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये यांत्रिकी कहलाती है, क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन या फिर प्रक्षेपण। क्या कहलाएगा इसमें? वो इसमें हो जाएगा आपका प्रक्षेपण कहलाएगा, है ना। 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? औचित्य सिद्ध करना, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति या फिर प्रतिक्रिया निर्माण करना। बताइए क्या कहलाता है इसमें? वो कहलाएगी आपकी प्रक्षेपण, है ना। तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला, बालक के कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? बालक का जो कुसमायोजन है उससे क्या तात्पर्य है? साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रहना या फिर उपयुक्त सभी। तो बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रहना, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवारों में, टूटे परिवारों से, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुसमायोजित बालक हमेशा निर्धन परिवार और टूटे परिवार इन दोनों से 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? यानी कौन सा है वो कुसमायोजन का सामाजिक कारण है वो नहीं है, ये आपको बताना है। समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण या फिर सांप्रदायिक तनाव। कुसमायोजन का सामाजिक कारण कौन सा नहीं है? वह है निर्योग्यता। एंड 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वे अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, समय का सदुपयोग होगा, विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे। इनका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? यानी शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है वो उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? मानसिक परिपक्वता, रुचि, दृष्टिकोण या फिर लिंग। तो शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? वो नहीं करती है आपका लिंग, जेंडर है वो इसको कोई भी प्रभावित नहीं करती है ना। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करोगे? उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे आप चेतावनी दोगे, उसकी अपेक्षा करोगे, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा, उसे प्रोत्साहित करोगे? बिल्कुल, प्रश्न पूछने के लिए उसे क्या करोगे? प्रशंसा करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना, एक समान गृह कार्य देना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले
वाले जो होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो विविध अधिगम, है ना? तो विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ये आपको बताना है ना? सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ये आपको क्या करना चाहिए? बताना है। तो सभी छात्रों को व्यस्त और क्या करना? प्रगति में रखना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? हर समय सशक्त अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की भावात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना, या फिर छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? क्या है? तो छात्रों की भावात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो लक्ष्यदार वाक्य शैली में समझाता है, जिसकी कथनी और करनी में समानता होती है, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पर जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। आपके विचार में जो एक शिक्षक महान कौन सा होगा वो आपको बताना है। कौन सा शिक्षक महान है जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है? क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।